नमस्कार, फेट एंड फॉर्चून के दर्शकों का स्वागत है। आज का मेरा विषय है, मेरे वीडियो का विषय है कुंडली मिलान यानी हॉरोस्कोप मैचिंग। इस शब्द से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि हर व्यक्ति शादी से पहले कुंडली मिलान की बात करता है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह उसकी कुंडली मिले, उसका विवाह अच्छा चले। तो ये कुंडली मिलान क्या है और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किन आधारों पर इसकी स्टडी की जाती है। क्या ये इतना साधारण है कि आप कंप्यूटर में डालें और उसको देख लें कि इतने गुण मिले और ये मांगलिक है या नहीं। कुंडली मिलान केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। कुंडली मिलान में बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें स्टडी करनी पड़ती है। दोनों व्यक्तियों की यानी दोनों जातकों की कुंडली ली जाती है या उनके डेट ऑफ बर्थ से दोनों की कुंडली बनाई जाती है, उनके गुण दोष भी देखे जाते हैं। लेकिन उसके साथ बहुत सारे विशेष फैक्टर्स हैं, विशेष आधार हैं जिनके आधार पर हम उसकी स्टडी करते हैं। नंबर 1 आधार होता है सप्तमेश यानी सप्तम हाउस, स्पाउस का घर, पति का घर। पति या पत्नी जो भी है, लड़का है तो पत्नी, लड़की है तो पति। उसका जो सप्तमेश हाउस है, सप्तम हाउस है, उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, कितना स्ट्रांग है और उसमें कितना बल है। ये जो है सबसे मुख्य आधार है, वही कुंडली मैचिंग का मुख्य आधार है। तो दोनों का जो सप्तमेश है उनकी स्थिति को हम देखते हैं, सप्तम हाउस को हम देखते हैं और उसके आधार पर हम कुंडली का मैच करते हैं। यदि दोनों का सप्तमेश स्ट्रांग है तो बहुत सारी चीज़ें अपना आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो सप्तमेश की स्थिति और लगन की स्थिति, लगन लॉर्ड कैसा है, उनको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं और किस राशि में बैठा है, ये सारी चीज़ें हम इस हॉरोस्कोप मैचिंग में देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक और हाउस भी देखते हैं, 4th हाउस, द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। हाउस ऑफ हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए। और एक हाउस है 2nd हाउस। 2nd हाउस जो होता है वो घर का, परिवार का हाउस होता है। तो इन दोनों हाउस को भी हम देखते हैं। और एक हाउस की स्टडी हमें और करनी होती है, वो है 12th हाउस, जो हमारे स्लीपिंग का हाउस होता है, सोने का हाउस होता है, शयन का हाउस होता है। क्योंकि एक मैरिटल लाइफ में सोने का भी जो है बहुत महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगन, तो लगन की स्टडी तो हमें करनी ही होगी। और इन सारी चीज़ों के साथ हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह सप्तम हाउस को देख रहे हैं, सप्तम हाउस को प्रभावित कर रहे हैं या इन घरों को प्रभावित कर रहे हैं। और उनमें कुछ ग्रह होते हैं, वो होते हैं मैलेफिक और कुछ बेनिफिक। जो मैलेफिक ग्रह हैं, वो जो मैलेफिक जो प्लैनेट्स हैं, वो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन को, इसकी हमें स्टडी करनी होती है। उन्हीं मैलेफिक ग्रह में से शनि, राहु और मंगल में से एक है मंगल, और वो अगर बैठा है तो उसको हम बोल देते हैं मांगलिक। लेकिन क्या हुआ है कि केवल हमने पूरी कुंडली का मिलान मंगल पर आधारित कर दिया है और मांगलिक होने पर हमने अधिक जोर दिया है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि मांगलिक होना क्या होता है। तो कुंडली मिलान का ये जो सबसे चर्चित एस्पेक्ट है, मांगलिक दोष, ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। कि जो ये चार्ट है, इसमें जो लगन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1st हाउस लगन होता है। तो लगन में यदि मंगल बैठा है, यदि 12वें घर में मंगल बैठा है और यदि 4th हाउस में मंगल बैठा है और 7th हाउस में मंगल है और 8th हाउस में मंगल है, तो मांगलिक है। तो ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको लगता है मांगलिक है और कुंडली नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके हिसाब से 45% लोग मांगलिक होते हैं। और साउथ इंडिया में तो 2nd हाउस भी, क्योंकि परिवार का घर होता है, इसको भी मांगलिक माना जाता है, इसमें मंगल है। तो इस प्रकार से जो है 50% के करीब लोग मांगलिक हैं। और इसका मतलब हर एक विवाह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी आधे लोगों में, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मंगल बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है। और किस तरह का प्रभाव देगा, हर हाउस में मंगल अलग तरह का प्रभाव देता है। किस हाउस में बैठा है, किस तरह का प्रभाव दे रहा है, हमें सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। किस राशि में बैठा है और किसके साथ बैठा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4th, 7th और 8th। तो कौन से घर में बैठकर मंगल किस तरह प्रभावित कर रहा है, इन सब चीज़ों का भी हमें विचार करना होता है। क्योंकि जो ज्योतिष है वो बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड विद्या है, उसको आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है। और यही नहीं, हमें दशा भी देखनी होती है कि दोनों जातक की आगे की दशा कैसी है, आगे का फ्यूचर कैसा है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मंगल को केवल यहाँ तक हम नहीं देखेंगे, उनकी राशि भी देखेंगे। तो अगले जो एपिसोड में मैं आपको मंगल का विस्तार से वर्णन करूंगी, और तब तक आप इंतज़ार कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से अगली वीडियो मिल जाए और आप मेरा चैनल देखते रहें। नमस्कार।